नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंड अप। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप में हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकतंत्र से जुड़ी वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। ऐसी खबरें जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की सुर्खियों के साथ। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। विभिन्न विधेयकों और गंभीर मुद्दों पर चर्चा के साथ 23 दिसंबर तक चलेगी संसद की कार्यवाही। अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले सैनिक वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में किया देश के सच्चे नायकों का सम्मान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बेंगलुरु टेक समिट में संबोधन। उपराष्ट्रपति ने कहा, मानवता के विकास और समाज की बेहतरी के लिए नए विचारों और नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसरो को बताया राष्ट्र का गौरव। देश को आत्मनिर्भर और अंतरिक्ष की दुनिया में विश्वगुरु बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष संघ से बड़े पैमाने पर योगदान करने का आग्रह। और अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 29 तारीख को शुरू हो रहा है। सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 17वीं लोकसभा का ये 7वां सत्र है जो 29 नवंबर से शुरू होगा। सरकारी कामकाज की प्राथमिकताओं के अधीन इस सत्र के 23 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। राज्यसभा सचिवालय ने भी सत्र को लेकर बयान जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं और देश के सभी गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि इस बार का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलेगा और सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा, जिसके 23 दिसंबर 2021 को समाप्त होने की संभावना है। इधर राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा को 29 नवंबर 2021 की बैठक के लिए आहूत किया है। कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सत्र 23 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। महामारी के मद्देनजर संसद का शीतकालीन सत्र पिछले साल आयोजित नहीं किया गया था और इसके बाद के सभी सत्रों, बजट और मानसून सत्रों की समय सीमा में भी कटौती की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक एक ही समय पर होगी और सत्र के दौरान सदस्य शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का जो ऐलान किया है, उसे इस सत्र में अमली जामा पहना दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्री और सैनिकों के परिवार वाले भी मौजूद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले शहीद सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, मेजर विभूति शंकर दोंडियाल और नायब सूबेदार सोमबीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र, साथ ही ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के नायकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। ये अलंकरण उन्हें अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए दिया गया। भारतीय सेना के जिन नायकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, उसमें मेजर विभूति ढोंडियाल का नाम भी शामिल है। पुलवामा के हीरो मेजर विभूति को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और उनकी मां सरोज ने राष्ट्रपति के हाथों ये अलंकरण प्राप्त किया। वहीं ऑपरेशन बालाकोट के बाद हुए पाकिस्तानी हमले के दौरान अवैध माने जाने वाले F-16 लड़ाकू विमान को अपने MiG-21 से मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्री और सैनिकों के परिवार भी मौजूद थे। 22 नवंबर 2021 को पहली पारी में समारोह में 2 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 10 शौर्य चक्र, 13 परम विशिष्ट सेवा पदक, 2 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी दिए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को 2 मरणोपरांत, 1 वीर चक्र और 2 मरणोपरांत सहित 10 शौर्य चक्र सहित 2 कीर्ति चक्र प्रदान किए। 22 नवंबर 2021 की शाम दूसरे चरण में हुए रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को 13 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिनमें 8 मरणोपरांत दिए गए। राष्ट्रपति ने असाधारण सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक, 2 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 25 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। अलंकरण में तीसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह के दौरान सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 1 महावीर चक्र मरणोपरांत, 1 कीर्ति चक्र मरणोपरांत और 6 शौर्य चक्र, 1 मरणोपरांत प्रदान किए। राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 23 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। वीरता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के अधिकारियों, कर्मियों के साथ साथ नागरिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति हर साल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में विजेताओं, नेक्स्ट ऑफ किन को ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। वीरता पुरस्कारों की घोषणा साल में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की जाती है। इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे मानवता की प्रगति और बड़े पैमाने पर समाज की बेहतरी के लिए ज्ञान, धन और आर्थिक संपदा अर्जित करें। इसके लिए नए विचारों और नवाचारों के साथ आगे आएं। बेंगलुरु टेक समिट 2021 का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन में खुशी लाना है। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास की जरूरत बताई जो लोगों की गंभीर समस्याओं का समाधान करे और उनके जीवन को खुशहाल और आरामदायक बनाए। उपराष्ट्रपति ने कई क्षेत्रों में हाल के तकनीकी व्यवधानों को स्वीकारा और इस बात पर जोर दिया कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, प्रशासन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार होने पर प्रौद्योगिकी की वास्तविक क्षमता सामने आ सकती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट और उद्यमियों से कहा कि वो मानवता की प्रगति और समाज की बेहतरी के लिए ज्ञान, धन और आर्थिक संपदा अर्जित करने के लिए नए विचारों और नवाचारों के साथ आगे आएं। बेंगलुरु में BTS 2021 यानी बेंगलुरु टेक समिट 2021 का उद्घाटन करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रौद्योगिकी का अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन की खुशी लाना है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करें जो लोगों की गंभीर समस्याओं का समाधान करे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कई क्षेत्रों में हाल के तकनीकी व्यवधानों को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार होने पर प्रौद्योगिकी का वास्तविक क्षमता को उजागर किया जाना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री के 3 शब्दों वाले मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि आने वाले दिनों में हमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, डिजिटलीकरण और नवाचार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Bangalore is a happening place. India is a happening place. And here, the Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi is focusing his attention on transforming the entire system using technology, IT, BT, with doing their duty. IT, BT, do your duty, you will become mighty. That is the message I want to give on this occasion. The basic philosophy of India is share and care.
share and care. So we should really share the knowledge, share the success stories, and share our experiences. Come out with new ideas, new innovations. What for these ideas, what for these innovations? One is to make the progress that is needed, to create wealth, knowledge wealth, economic wealth for the betterment of the society and the globe. And thirdly, knowledge, research, development, technology, IT, BT, everything should be for the happiness of the people. Happiness, ultimately that should be the goal. So you must come out with such ideas which will bring happiness. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीटीएस 2021 में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री नफ्ताली बेनेट को धन्यवाद दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसरो को दुनिया के इस्तेमाल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नेविक को और बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेविक की स्थापना और संचालन के लिए इसरो की सराहना की और इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उपराष्ट्रपति ने भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष संघ से बड़े पैमाने पर योगदान करने का आग्रह किया। इसरो को राष्ट्र का गौरव बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए संगठन को विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने अलग अलग उपयोगों के लिए 100 ऐसे अधिक अत्याधुनिक उपग्रहों का निर्माण किया है। साथ ही पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे परिचालन प्रक्षेपण वाहन प्रणालियों की स्थापना करके इसरो ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसरो को विश्व में स्वदेशी तौर पर विकसित क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली NAVIC पर जोर देने का सुझाव दिया। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने NAVIC की स्थापना और संचालन के लिए इसरो की सराहना की और इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपने पदचिह्न विस्तार करने की विशाल क्षमता है। उन्होंने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए भारतीय निजी संस्थाओं को सक्षम बनाने में नेतृत्व की भूमिका के लिए इसरो की सराहना की। ISRO, I can say particularly, is the pride of the nation and respected globally for its outstanding achievements in the field of space research. Over the years, ISRO has made invaluable contribution to the nation's progress by building more than 100 state-of-the-art satellites for various applications and also establishing operational launch vehicle systems like PSLV and GSLV. I'm happy to note that the foundation principles laid by Professor Vikram A. Sarabhai and Professor Satish Dhawan continue to guide ISRO and its programs. Today, the Indian space program is focused on key areas like space transportation systems, space infrastructure, space applications, capacity building, and human space flight. इसरो को राष्ट्र का गौरव बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए संगठन को विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रेलवे की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से LHB रेक और अतिरिक्त विस्टाडोम डिब्बों वाली विशाखापट्टनम किरंदुल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही 360 डिग्री व्यूइंग सिस्टम वाले विशाखापट्टनम अराकू ट्रेन के नए विस्टाडोम कोच में सवार यात्रियों से भी उपराष्ट्रपति ने बातचीत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान कोविड केयर आइसोलेशन कोच लगाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर भारतीय रेलवे की भूमिका की सराहना भी की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश की मदद करने में तत्परता दिखाई है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान शानदार प्रदर्शन करने तथा कोविड-19 द्वारा पेश की गई अभूतपूर्व चुनौतियों से पहियों को गतिमान एवं ग्राहकों को सुरक्षित रखने के बारे में किए गए नए प्रयासों के लिए भारतीय रेलवे की सराहना की। कोविड केयर आइसोलेशन कोच, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे ने अपनी पूरी मशीनरी को तैयार किया है और महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में देश की मदद की है। I must also compliment Indian Railways for rising to the occasion when the nation was reeling under COVID. From deploying COVID care isolation coaches to running Shramik special trains to facilitate migrant travel from different states to their native places. And Indian Railways come out with a novel idea to keep the wheels running and customers protected from COVID-19. रेलवे ने न केवल महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में देश की मदद की है, बल्कि जरूरत के समय में एक आवश्यक जीवन रेखा साबित हुई है। लोकतंत्र राउंडअप में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी लोकतंत्र से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान कई प्रस्तावों पर एक राय बनी। इनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान शांति बनाए रखने और उद्बोधन के दौरान किसी तरह का व्यवधान पैदा ना करने पर सम्मेलन में शिरकत कर रहे पीठासीन अधिकारियों ने सहमति जताई। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर में विधानसभाओं की बैठकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक निश्चित कार्य योजना बनाने का संकल्प लिया गया और संसदीय समितियों को वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए प्रभावी बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि उन्हें लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए हर साल कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2021 के समापन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधानमंडलों के सदन निर्बाध रूप से चलने चाहिए। सदन की नियम प्रक्रियाओं के विषय में कहा कि नियम प्रक्रियाएं एक जैसी बने। उन नियम प्रक्रियाओं से सदन सुचारू रूप से बिना किसी व्यवधान के चले। इस प्रयास के लिए विधानसभाओं में अच्छी परंपराएं और परिपाटियां स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे सभी सदनों की गरिमा और प्रतिष्ठा और भी बढ़े। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर निश्चित रूप से वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म को एक तय समय सीमा के भीतर तैयार करने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो पीठासीन अधिकारियों के इस शताब्दी वर्ष के सम्मेलन को एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाए। सदन शालीनता से चले, गरिमा से चले, इसके लिए भी हम विधानमंडल के अध्यक्षों को व्यापक चर्चा संवाद करनी होगी। सभी दलों से चर्चा करनी होगी कि वह अपने अपने दलों में अनुशासन लाएं, ताकि इन विधानमंडल की कार्रवाइयों को हम निर्बाध रूप से चला सकें। और इसीलिए आज हमारे कर्तव्य ज़्यादा हैं, हमारे दायित्व ज़्यादा हैं और इसको निभाने के लिए हमें व्यापक प्रयास करने होंगे। और इस 2 दिन के अधिवेशन में हमने कुछ निर्णय, कुछ संकल्प लिए हैं। मुझे आशा है उन निर्णयों और संकल्पों के माध्यम से हम एक ऐतिहासिक रूप से इस लोकतंत्र की नई यात्रा को शुरू करेंगे। समापन के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छात्रों और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिए राज्यों में विधायी सप्ताह मनाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। इस 75वीं वर्षगांठ में जो हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, क्या हम लेजिस्लेटिव वीक हम हर राज्य में एक सप्ताह ऐसा मनाने का काम कर सकते हैं, ताकि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को, स्कूल्स के स्टूडेंट्स को, चुने हुए प्रतिनिधियों को, पंचायतों के, जिला परिषद के, हम सबको उसमें इन्वॉल्व कर सकें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ मैं महिला
पीठासीन अधिकारियों को भी देख रहा हूं तो गर्व के साथ ये भी कह सकता हूं कि भारत में मत का प्रयोग करने का काम बहुत सारे देशों ने कई कई सालों के बाद 100 150 साल के बाद भी उन्होंने महिलाओं को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया था, लेकिन उसका मत का प्रयोग, वोटिंग का अधिकार भी यहीं से दिया गया था। और इसी विधानसभा में जब हमारी अपनी सरकार भी थी, उस समय भी पंचायती राज के संगठनों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, वो एक अलग से, ताकि वो चुन कर आए तो वो भी इनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आशा व्यक्त की कि 82वें IPOC के दौरान तैयार किया गया रोड मैप अगले 100 वर्षों तक पीठासीन अधिकारियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। जो चुनौतियां सामने है विधायिका के, कैसे संसद से लेकर विधानसभाएं और नीचे तक हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं वो प्रभावी तरीके से और काम करें, और अपने कामकाज से किस रूप में हम पुनः लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को बढ़ा सकें, उनकी साख को पुनः अर्जित कर सकें। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उनकी सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन एक कर्तव्य की जो बात की कि पूरे देश में आज पंचायत से लेकर ऊपर तक अपने अपने कर्तव्यों के प्रति अगर हम सब लोग सजग हों तो बड़ा फर्क पड़ सकता है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम अध्याय है, क्योंकि लोकतंत्र का यह मंदिर 100 साल बाद पुनः इन ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना है। हमारी स्मृतियों में हमारा लोकतंत्र पिछले 100 साल का नहीं है, या जब से यहाँ ब्रिटिशर्स ने यहाँ लोकतंत्र का प्रादुर्भाव किया या अन्य कोई अन्य देशों में किया दुनिया भर के, ऐसा नहीं है। स्मृतियों में इसका उल्लेख है कि देश या एक प्रदेश चलाने के लिए समिति का गठन करने की आवश्यकता है, मंत्रिपरिषद की गठन होने की जरूरत है, ऐसा स्मृतियों में उल्लेख है। विधानसभा इस शब्द का भी वहां प्रयोग किया गया है। विधानसभा जहां सब विधिज्ञ हैं, आते हैं, बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, राजा को भी उस विधानसभा का, उस समिति का सुनना आवश्यक था। इसीलिए विधानसभा यह क्षेत्र जो है अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिडनी डायलॉग संवाद में भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर व्याख्यान दिया। भारत की प्रौद्योगिकी के क्रमिक और विकास के विषय पर इसमें चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतंत्र और डिजिटल लीडर के रूप में भारत अपनी साझा समृद्धि और सुरक्षा में भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत की डिजिटल क्रांति लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के पैमाने में निहित है। ये हमारे युवाओं के उद्यम और इनोवेशन से संचालित है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया बदलाव के बड़े दौर से गुजर रही है, इसलिए चुनौती को अवसर के रूप में लेकर ही आगे बढ़ना होगा। सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के मुताबिक हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती हुई डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका को अब सारी दुनिया पहचान रही है। टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी बिकम अ मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन एंड की टू शेपिंग द फ्यूचर इंटरनेशनल ऑर्डर। टेक्नोलॉजी एंड डेटा आर बिकमिंग न्यू वेपन्स। The biggest strength of democracy is openness. At the same time, we should not allow a few vested interests to misuse this openness. Friends, as a democracy and a digital leader, India is ready to work with partners for our shared prosperity and security. India's digital revolution is rooted in our democracy, our demography, and the scale of our economy. It is powered by enterprise and innovation of our youth.
We are turning the challenges of the past into an opportunity to take a leap into the future. उन्होंने कहा कि भारत और सहयोगी देश अपने नागरिकों को शक्ति संपन्न बनाने में मिलकर काम कर सकते हैं और उन सबको इस सदी के अवसरों के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही। मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत और आपको बता दें कि लोकतंत्र राउंडअप कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।